नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। मोदी के दिमाग में पाकिस्तान का विनाश ये ऐसे ही नहीं कहा जा रहा, बल्कि भारत ने पाकिस्तान सर्वनाश का पूरा खाका तैयार कर लिया है। पहले ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को ऐसी चोट दी जिसका दर्द उसे कई साल तक महसूस होगा। 11 एयरबेस और सैन्य ठिकानों को तबाह कर भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। कंगाल बदहाल पाकिस्तान को और बर्बाद कर दिया और अब पाकिस्तान में तबाही की नई स्क्रिप्ट भी तैयार है। सीजफायर के बाद भारत ने तय किया है कि सिंधु जल समझौता सस्पेंड रहेगा। पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का कारोबार नहीं होगा। साथ ही आतंक के खिलाफ एक्शन के लिए सेना को खुली छूट भी दी गई है। यानी पाकिस्तान के विनाश की पूरी तैयारी कर ली गई है। लेकिन सवाल है कि क्या पाकिस्तान अब अपना रवैया बदलेगा? क्या आतंकियों को पालना पोसना बंद करेगा? जिस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। सीने पर चढ़कर दिखा दिया कि हमारे वीरों की कैसी है तैयारी। वाह वाह। पाकिस्तान तबाह हो गया, आतंक का गढ़ बर्बाद हो गया, 11 एयरबेस खंडहर बन गए, सैन्य ठिकाने मलबे में बदल गए। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान को वो चोट दी जिसका जख्म कई साल तक हरा रहेगा। पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। भारत ने पाकिस्तान की सिर्फ कमर ही नहीं तोड़ी, बल्कि पाकिस्तान के सर्वनाश का खाका भी खींच दिया। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को कुल 35,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हथियार डिपो, प्रशिक्षण उपकरण तबाह हो गए, जिससे पाकिस्तान को करीब 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पाकिस्तान के 400 ड्रोन भारत ने मार गिराए, जिससे 160 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसके अलावा अटारी वाघा व्यापार गलियारे के बंद होने से पाकिस्तान को करीब 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान का अनुमान है। सीने पर चढ़कर दिखा दिया कि हमारे वीरों की कैसी है तैयारी। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। मोदी के दिमाग में तो पाकिस्तान के विनाश की पूरी स्क्रिप्ट तैयार है। सीज फायर होने के बावजूद भारत ने ऐलान किया है कि सिंधु जल समझौता सस्पेंड रहेगा। पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का कारोबार नहीं होगा। आतंक के खिलाफ सेना को खुली छूट दी गई है। एलओसी पर सेना की भारी तैनाती रहेगी। मैसेज साफ है, अगर पाकिस्तान ने आगे कोई भी दुस्साहस किया, आतंक का साथ दिया, आतंकियों को पनाह दी, तो पाकिस्तान का विनाश तय है। शहबाज और मुनीर की बर्बादी तय है। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंक के आकाओं और पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है। साथ ही ये साफ कर दिया है कि भारत ने सैन्य कार्रवाई सिर्फ स्थगित की है, ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है, रद्द नहीं। अगर अब आतंक के सांपों ने फन उठाया तो सिर्फ उसे कुचला नहीं जाएगा, बल्कि पूरा आतंकिस्तान तबाह होगा। पाकिस्तान का कराची हो या रावलपिंडी, चाहे लाहौर हो या पेशावर, सब गड्ढे और मलबे में बदल जाएंगे। आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए। 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। मोदी के ऐलान से शहबाज दहशत में है। भारतीय सेना की मार से मुल्ला मुनीर की सेना के हौसले पस्त हैं। लेकिन सवाल है कि क्या पाकिस्तान अब सुधरेगा? क्या आतंकियों से संबंध तोड़ेगा? क्या आतंकियों को भारत के हवाले करेगा? अगर नहीं, तो पाकिस्तान को विनाश से कोई नहीं बचा सकता। आतंक के गढ़ को तबाह होने से कोई रोक नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सीने पर चढ़कर दिखा दिया कि हमारे वीरों की कैसी है तैयारी। वाह वाह। उधर इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री से बात की है। आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों के बीच ये बातचीत हुई है। एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी।
परमाणु ब्लैकमेल के सख्त विरोध पर सहमति बनी है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार ऐसी ही बातों को सामने रख रहा था जहां पर पाकिस्तान ये कह सके या भारत को ये बता सके कि भारत की कोई भी कार्रवाई भारत को परमाणु खतरे के दायरे में ला सकती है। लिहाजा भारत के जवाब के बाद अब ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री के साथ बात करते हुए परमाणु ब्लैकमेल का भी मुद्दा उठा है। डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री से बात की। आतंकवाद के मुद्दे पर भी दोनों के बीच बात हुई है। परमाणु ब्लैकमेल के सख्त विरोध पर सहमति बनी है। मेरे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। रमन मलिक, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत जल्द मेरे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। डॉक्टर प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस, मेरे साथ जुड़ गई हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर जेके बंसल मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी, पूर्व अधिकारी एयरफोर्स, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और आर.के. भार्गव, पूर्व डीआईजी बीएसएफ, मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मैं कोशिश करना चाहता था कि बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं से या नेताओं से और पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वालों से पहले बात करूं, लेकिन उम्मीद है डॉक्टर रमन मलिक तब तक आ जाएंगे जब तक मैं डॉक्टर प्रियंका गुप्ता से बात करता हूं। डॉक्टर प्रियंका गुप्ता, शुरुआत में आपके साथ ही करूंगा। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद के असर, ये सब कुछ आपसे भी छिपे नहीं है। तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, सरकार के रिएक्शन को भी आपने देखा होगा। क्या कांग्रेस समझती है कि इस दौरान पाकिस्तान को एक बड़ा सबक दिया जा चुका है? डॉक्टर प्रियंका गुप्ता। देखिए राजीव जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर किसी को भी और हमारे देश की सेना के शौर्य पर किसी को भी शक नहीं है, और ना कभी था ना कभी होगा। हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि हमारी सेना ने अपना भरपूर प्रयास किया और पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए। पर सवाल तो ये उठता है कि हमारी सरकार ने क्या किया। हमारी सरकार आज पूरी तरीके से सवालों के घेरे में है। जो सीज फायर हुआ, क्या वो व्हाइट हाउस से हुआ या फिर दिल्ली से हुआ? ये एक सवाल है जो सबके सामने है, और सवाल का जवाब आज तक प्रधानमंत्री जी नहीं दे पा रहे। सबसे बड़ी चीज ये है कि और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार, चौथी बार में भी डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि लेट्स डू द ट्रेड। हम अपनी बहनों के सिंदूर की कीमत पर ट्रेड करेंगे? ये हिंदुस्तान का चरित्र नहीं है। हिंदुस्तान कहता है कि हम अपने ऊपर किए गए हमले पर, जो आतंकवादी था जिन्होंने निर्दोष लोगों को मारा था, उस आतंकवादी हमले के एवज में पूरी तरीके से एकजुट होकर पूरा देश, पूरा विपक्ष साथ खड़ा था कि आप बदला लीजिए, आप पूरी तरीके से निस्तानाबूद करिए इनको और अपनी शर्तों पर सीज फायर कराइए। शर्तें कहाँ है सीज फायर की? किन शर्तों पे हमने सीज फायर किया है? इन सारे सवालों के जवाब आज तक हमें नहीं मिल पाए। देश ये जानना चाहता है कि आखिर क्या है वो मजबूरी जिसके कारण पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी बोलने में असमर्थ है कि आखिर ये सच है क्या और किस रीजन से सीज फायर किया गया। सीज फायर की शर्तें कहाँ है? अगर हम सीज फायर करते हैं, उसके बाद लगातार जिस तरीके से आप देखिए 5-5 घंटे तक पाकिस्तान की सेना पूरी तरीके से हमारे निर्दोष लोगों को, वहां के नागरिकों को पूरी तरीके से टारगेट करती रही, लोग घायल होते रहे, हमने अपने देश की सेना के वीर शहीदों को जो है खोया, हमने उन आम नागरिकों को खोया, हमने हर कीमत चुकाई है, आतंकवाद को खत्म करने की हर एक कीमत चुकाई है। पर वास्तव में आज ये सवाल पूरी तरीके से सरकार पर आके खड़ा हो जाता है, और मैं समझती हूँ कि सरकार जवाब देना चाहिए। सरकार को पूरी तरीके से खंडन करना चाहिए। जिस डिनर के लिए ट्रंप इनवाइट कर रहे हैं, जिस ट्रेड के लिए वो इनवाइट कर रहे हैं, उसका सच सबके सामने आना चाहिए। क्या हम ट्रेड इस शर्तों पर करेंगे? क्या हम अपने देश के आतंकवाद को इसलिए जो है पूरी तरीके से उस ऑपरेशन को खत्म करेंगे, इसलिए खत्म करेंगे कि हमें ट्रेड करनी है? और ट्रेड हमें करनी है मतलब हम विश्व का सबसे बड़ा बाजार है, हम किसी से कम है, हम मैन्युफैक्चरिंग में किसी से कम हो सकते हैं, हम कंजम्पशन में किसी से कम हो सकते हैं, हम तो किसी से कम है ही नहीं। हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हथियार से लैस है, हमारे पास आर्थिक रूप से मजबूत है, सेना के पास बल है, हम पूरी तरीके से सशक्त है। फिर कहाँ कमी आ गई? फिर क्यों हम जो है पूरी तरीके से असमर्थ है आज जवाब देने के लिए? और इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इस तरीके की चीजों का सामना आज हमें बैठकर करना पड़ रहा है। आज पूरा विश्व इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि क्या प्रधानमंत्री जी ट्रंप को जवाब देंगे या नहीं देंगे। आखिर उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है? क्यों उन्होंने उनको चौधरी बनने की जो है इजाजत दे रखी है? क्यों उन्होंने नेतागिरी करनी स्टार्ट कर दी हमारे देश में? क्या अगर अमेरिका पर हमला होगा, क्या वो हिंदुस्तान से पूछेंगे
क्या वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की बात मानेंगे? इन सवालों का जवाब कौन देगा? मुझे नहीं ये लगता मैं जानना चाहती मुझे हूँ। नहीं लगता इससे पहले कभी अमेरिका ने ऐसा कभी पूछा भी था, क्योंकि 9/11 के बाद अमेरिका ने अपने वक्त लिया, अपने कमिटमेंट को दोहराया, और एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद ही अमेरिका चुप बैठा था। ये बात, आपके सवाल यहाँ पर बहुत जायज हैं, बहुत सही हैं। उम्मीद करूंगा रमन मलिक बीजेपी से मेरे साथ जल्दी जुड़ेंगे तो उनसे यही चीजें पूछूंगा। लेकिन मैं मेजर जनरल जेके बंसल आपका रुख कर देना चाहता हूं। ये पहली बार नहीं है जब भारत ने इस तरीके का कोई कदम उठाया हो। उरी पुलवामा हमारे सामने है, उसके बाद हमने ऐसे ही कदम उठाए थे कि उनकी टेरिटरी में जाकर, खासतौर पर पीओके में जाकर इन जगह पर बस्ट किया था, इन जगह पर निशाना बनाया था। क्या इस बार का कदम पाकिस्तान को सही सबक दे रहा होगा? क्या जो सवाल इस वक्त प्रियंका गुप्ता उठा रही हैं या बाकी देश के लोग सोच रहे हैं दिमाग में, क्या उनका जवाब वाकई ढूंढा जाना चाहिए? मेजर जनरल जेके बंसल, वैसे मैं आपसे राजनीतिक सवाल नहीं पूछ रहा हूं, आप बस इसका जवाब दें कि इस बार का कदम क्या पाकिस्तान को सही मैसेज दे रहा होगा? गुड इवनिंग राजीव जी। जय हिंद सर। देखिए, इस बार का जो कदम है वो बहुत अलग है पहले कदम से। पहले एक एयर स्ट्राइक हुई जिसका उन्होंने खंडन किया, जी हमारे तो जो है कौवे मरे हैं। पहले उससे सर्जिकल स्ट्राइक हुई, लेकिन इस बार तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। डैमेज ये हुआ कि 5 ठिकाने पीओके में और 4 ठिकाने जो हैं वो पंजाब के अंदर में या इनके भावलपुर तक गए हैं। तो काफी इनको जो नुकसान पहुंचाया गया है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है, जिससे कि 100 से भी ज्यादा खूंखार आतंकवादी मारे गए हैं। जिसका प्रमाण ये था कि जब आतंकवादियों का जनाजा उठ रहा था उस समय उनके सेना के अधिकारी वहाँ लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर रैंक तक सब आए हुए थे। तो इससे तो ये सिद्ध होगा कि पाकिस्तान की सेना का आतंकियों के साथ में साठगांठ है। फिर जो है इसके बाद में जब उन्होंने एक जो दुस्साहस किया हमारे 15 शहरों के ऊपर में, तो उनके सारे जो ड्रोन और मिसाइल को हमने नाकाम कर दिया, कोई असर नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो रिटेलिएट किया हमने, तो रिटेलिएट करने के बाद में जो उनके जो एयर जो डिफेंस थे उनको सबको बर्बाद कर दिया। लाहौर तक का शहर जो है वो बिना किसी एयर डिफेंस के। फिर उन्होंने दोबारा जब किया, उसमें उन्होंने फतेह मिसाइल भी छोड़ी, तो उसको भी हमने इंटरसेप्ट करके खत्म कर दिया, क्योंकि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल बहुत ताकतवर है। हमारा जो एयर डिफेंस 4-5 लेयर का बहुत ही सशक्त है, जिसका देख लिया गया है कि बहुत, उसमें S-400 ले लीजिए, जो आप पृथ्वी ले लीजिए या आकाश ले लीजिए, और जो हमारा एंटी ड्रोन D4। तो इस तरह से हमने सब कुछ दिखाने के बाद में, अब जहां तक ये बार बार कहा जाता है सीज फायर, मेरे को बात समझ में नहीं आ रही कि सीज फायर, हमने तो कोई लड़ाई लड़ी ही नहीं। हमने तो जो है एक आतंकियों के ठिकानों को बर्बाद किया, और जब आतंकियों के ठिकानों को बर्बाद किया तो जो वो एक्शन करते थे उसका रिस्पॉन्स दिया है। अगर भारत को कोई अटैक करने की बात होती तो उसको बोलते हैं प्रीएम्प्टिव का मतलब कि पहले दिन में जो है उनको उनके जितने भी सारे जो हथियारों के गोदाम थे, उनके हथियार को सबको बर्बाद करना था। तो जहां से हमारे पास में इंडिया के पास अटैक आ रहा था उसको किया। तो इसलिए वो जो है सिर्फ, जैसे कि ट्रम्प साहब ने भी पहले कहा, टिट फॉर टैट होता रहा। अब उन्होंने, ठीक है, वो अगर वो चलता रहता ऐसे ही तो हम जवाब देते रहते। उन्होंने जब उनको इतना डैमेज हो गया कि जो उसके ऊपर नहीं सहा गया पाकिस्तान से, फिर गुहार लगाई पे आकर के उनके डीजीएमओ ने कि जी आप जो है इसको, डीजीएमओ को ये एक प्रोटोकॉल होता है, या डीजीएमओ टू डीजीएमओ हॉटलाइन 71 की वार के बाद में शायद स्थापित हुई थी, तो एक दूसरे से जब भी कोई चाहे वो बंद कर सकता है, तो वो बंद किया है। और बंद करने में अभी तो ऑपरेशन खत्म भी नहीं हुआ है। और ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये कह दिया है कि भाई हम स्थिति पे बहुत कड़ाई से नजर बचाएं और देखना पड़ेगा पाकिस्तान का रवैया कैसा है। और जहां तक प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि निश्चित ही युग जो है वो युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग जो है उसका भी नहीं है, क्या कहते हैं, टेररिज्म का। तो अब ये भी बात समझनी पड़ेगी, युद्ध से किसी को कभी कोई फायदा हुआ ही नहीं। जो लड़ाई लड़ने वाले अच्छे अच्छे देश हैं उन्होंने तो बर्बाद है ही पाकिस्तान को, लेकिन इकोनॉमी पे हमारा भी फर्क पड़ेगा। जब पाकिस्तान उसने ये कह दिया कि भाई हम आगे से कोई टेररिस्ट अटैक नहीं करेंगे और आपके लिए हम जो है वो घुटनों पे आ गया खुद ही, तो आगे उसको लड़ाई को क्या मतलब बढ़ाने का, या जो है कोई बढ़ाई का बढ़ाने का मतलब, बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि हमने कुछ शुरू ही नहीं किया उनके ऊपर अटैक करना, तो सीज फायर का कोई इसमें मतलब ही नहीं आता। ये तो उन्होंने कहा कि हम आगे नहीं करेंगे, तो ठीक है हम भी नहीं करेंगे, तो यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। लेकिन युद्ध का बार बार कहना ना कहना उससे कोई, और जहां तक है उनको सबक अच्छे से मिल गया है।
आपने खुद ही आपकी रिपोर्ट में इकोनॉमी उनकी ध्वस्त हो गई है। उनकी जो आर्मी का बिल्कुल एकदम जो बोलबाला था जो उनके देश के ऊपर में वो खत्म हो गया है। और जो अभी सेना उनसे डरती नहीं है वैसे भी। जो जब इसको जब इमरान खान को गिरफ्तार किया था तो उनके और कमांडर के घर में घुस गई थी उस समय। तो इस वजह से जो हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया है और नजर रखे हुए हैं। फिर ये हमारे जितने वेपन्स थे उनको पूरा ये हो गया कितने शक्तिशाली हैं हमारे आत्मनिर्भर वेपन्स भी। उसमें चाहे आप ब्रह्मोस ले लीजिए, पृथ्वी ले ठीक लीजिए है या सर। D4 लीजिए। और एक बात मैं थोड़ी सी बस ये कहूंगा कि जो उनके वेपन है वो सारे एक्सपोज हो गए। जो HQ9 HQ16 एयर डिफेंस सिस्टम था चाइना का वो एक्सपोज हो गया। जो उनकी PL-15 मिसाइल थी वो आई, वो सारी ऐसी यहाँ पे बड़ा पटाख से गिरा दी गई। उनके ऐसे ऐसे फोटो आए हैं अभी भी तो जो सफेद पड़ी हुई हैं ऐसी। तो ये मतलब सारा ठीक है जो सर। है भारत की इसमें बहुत बिल्कुल नहीं, आप क्योंकि हमारी मेजर जनरल रहे हैं, आपने पाकिस्तान को लंबा काफी वक्त सेना में सहयोग मिल गया। सेना में आपने लंबा वक्त सर्व किया है और आप उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि भारत ने जो रिटेलिएट किया है, आपका कहना है कि वॉर तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, भारत ने जो रिटेलिएट किया है वो पिन पॉइंट प्रिसीजन के साथ रिटेलिएट किया है। रमन मलिक मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रमन जी, इससे पहले मैं डॉक्टर प्रियंका गुप्ता जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं उनसे मैं बात कर रहा था और उन्होंने कुछ बातें सामने रखी, वो मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं अपने सवाल के साथ। जहां तक मैं मानता हूं, हम सभी मानते हैं, देश की जनता मानती है, भाई टैक्टिकल क्या चल रहा है जनता को समझ में नहीं आता। देश पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़े कदम की तैयारी में था, पूरा देश उम्मीद कर रहा था। अगर हम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान को देखें, उन्होंने कहा था कि वही होगा जो देश की जनता चाहेगी। लेकिन अचानक आए संघर्ष विराम से लोग चौंके भी थे। क्या आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर का पाकिस्तान पर ऐसा असर हुआ है कि वो खुद को बदल लेगा? रमन मलिक जी। नहीं, देखिए, पाकिस्तान 1947 जब वो पैदा हुआ उससे आज तक अपने आप को नहीं बदल पाया, तो आगे क्या बदलेगा? मेरे को उम्मीद नहीं है कि वो बदलेगा। लेकिन फिर भी शांति का एक बहुत बड़ा पैमाना भारत ने हमेशा उठा के रखा है। और हम ये मानते हैं कि आतंकवाद और बातचीत इकट्ठे नहीं चल सकती, पानी और आतंकवाद इकट्ठे नहीं चल सकता। और हम ये भी मानते हैं कि भारत वो भारत नहीं है जो 1962 में था। भारत वो भारत है जो आप उंगली करोगे तो आपका हाथ तोड़ेगा, और हाथ तोड़ के हमारी सेनाएं आए। मतलब इसमें मैं ये मानता हूं कि पॉलिटिकल विल जरूर है, लेकिन पॉलिटिकल विल होने के साथ साथ जो सेना की अपनी विल है, सेना की अपनी शौर्यता है, उसकी हिम्मत है, वो आज दुनिया ने देख लिया है। मीम फैक्ट्री जो पाकिस्तान है, क्योंकि वहां वैसे ही मस्करे हैं, आप वो देखेंगे कि एक जर्नल जो उन्होंने बिठाया है वो मदरसा छाप जर्नल है। उसको यही नहीं पता कि साइंटिफिक चीजें होती क्या हैं, या जो उनके मिनिस्टर्स हैं वो क्या क्या बकवास करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, ये हम सब ने देखा है। मेरे को नहीं लगता कि हमारे को इन कुछ दिनों में कपिल शर्मा के शो की कहीं भी एक वो मिस करा होगा कि व्यंग का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जब भी आप उनका विषय देखते थे तो वो अपने देश का ही खुद मखौल उड़ाते हुए नजर आए। लेकिन हाँ, एक समझदार दुश्मन और एक बेवकूफ दुश्मन दोनों खतरनाक होते हैं। दुश्मन दुश्मन होता है, लेकिन बेवकूफ दुश्मन जो है वो ज्यादा खतरनाक होता है। और हम हमेशा उसके लिए तैयार हैं, हम कभी उनको नहीं छोड़ेंगे। द्विपक्षीय विषय है और अब बात सिर्फ दो चीजों पे होनी है कि एक तो जम्मू और कश्मीर का 6 जो PM हिस्सा पाकिस्तान ने Indian ऑक्युपाई कर। मैं आता हूं, आप तक आता हूं, बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। और बड़ी खबर यह है कि भारत के सामने अब पाकिस्तान गिड़गिड़ाया है और सिंधु जल समझौते पर पुनर्विचार की अपील की है। पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय ने पत्र लिखा, फैसले पर दोबारा विचार किया जाए, ऐसा पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय ने लिखा है। पाकिस्तान ने भारत से बातचीत की पेशकश भी कर दी है। ये चिट्ठी लिखने के बाद पाकिस्तान ने बातचीत की पेशकश की और कहा कि अपने फैसले पर दोबारा विचार करें। लेकिन अभी भारत ने साफ कर दिया है कि सिंधु जल समझौता अबेयंस में है, वो निलंबित है, अभी उसको वापस नहीं लेने जा रहे हैं। सेनाएं वही हैं, अभी सेनाएं पीछे नहीं हटने जा रही हैं। मेरे साथ अभी इस वक्त ही जुड़े हुए हैं रमन मलिक जी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इस पर ही बता दीजिए आप कि पाकिस्तान का ये रिएक्शन सामने आ रहा है। कोई बात नहीं, उनका रिएक्शन आने दीजिए। हमारा
जो स्टैंड है वो स्थिर है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। पानी और खून, भारतीयों का खून और पानी इकट्ठे नहीं चलेगा। ठीक है, भारतीयों का आप जब खून तक और पानी टेररिज्म इकट्ठे खत्म नहीं नहीं चलेंगे। करेंगे, टेररिज्म की फैक्ट्रियां खत्म करो, फिर पानी पे बात करेंगे। टेररिज्म की फैक्ट्रियां खत्म करो, पीओजे के दो। कुछ सवाल हैं, मैं बहुत शॉर्ट में आगे उनका जवाब आपसे लूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तपेश चौधरी, ग्रुप कैप्टन, उनका रुख में कर लेता हूं। तपेश चौधरी, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि पहली बार नहीं है जब भारत ने इस तरह की स्ट्राइक की हो, लेकिन क्या इस बार की स्ट्राइक पाकिस्तान को अगले काफी वक्त तक बदलने या अपनी उसी आदत पर लौटने का मौका नहीं देगी? क्योंकि हम सभी इस बात को तो मानते हैं कि पाकिस्तान शायद बदलने वाला नहीं है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अगर हम अपनी हिस्ट्री उठा के देखें 71 से लेके उसके बाद जितने भी ऑपरेशन हुए अप टू उरी, पुलवामा और सिंदूर तक, तो थोड़े दिन तो उसका इफेक्ट दिखता है। थोड़े दिन आपको 10-15 दिन, महीने भर, 2 महीने, 3 महीने नॉर्मल सी दिखेगी, जब तक बातचीत होने की बात होगी, नॉर्मल सी होने की बात होगी, लेकिन उसके बाद रवैया वही हो जाएगा। तो ये तो, और वर्ल्ड ओवर अगर हम ये बोलें कि हमने टेररिस्ट खत्म कर दिए, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने कंप्लीटली तबाह कर दिया, ये कहना बिल्कुल गलत है। हमने एक लेसन दिया है, हमने ये दिया है कि हमारे खिलाफ कोई भी टेररिस्ट अटैक अगर होगा तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी बात इसमें यह है कि जो लेसन की बात आ रही है, एक्चुअली ऐसा लेसन हमने कभी दिया नहीं। हमने 1971 में भी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स नहीं की थी, हमने रिएक्ट किया था। अभी भी, और अभी भी हमने सिर्फ अपना ऑपरेशन किया था और उसके बाद हमने अब अपना रिएक्शन दिया, लेकिन वो रिएक्शन इतना खतरनाक था। 9 अड्डे तबाह करने के बाद जब हमने 11 जगहों पे जिस तरह की स्ट्राइक की, वो पाकिस्तान के लिए सरप्राइज ही नहीं, शॉक था कि हमारे हार्टलैंड में आके जिन जिन चीजों को हम अवैध मानते थे और इतना अंदर आके इतनी प्रिसीजन स्ट्राइक्स और इतने डैमेज के साथ वो की गई, तो वो पाकिस्तान उससे शॉक में आ गया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमने तो जहां जहां टारगेट सेलेक्ट किए और जहां जहां मिसाइलें हिट की, हमें तो वो पता है। और उसके साथ जो खबरें आ रही है, जिसको मैं ज्यादा एलोबरेट नहीं करूंगा, कि वो रेडिएशन कैच करने वाला एयरक्राफ्ट आ गया, इजिप्ट से मटेरियल मंगाया जा रहा है जो न्यूट्रॉन को कैप्चर करता है, वो सब चीजें अलग हैं। तो वो ये सब उसकी शौक का हिस्सा है कि वो कैसे इससे उभर पाएगा। और जहां तक जो हम बात करते हैं, जो जनरल बंसल ने भी कही, एक्चुअली बाहर वॉर कोई हुआ ही नहीं। ये तो सीज फायर की जो हम बार बार बात कर रहे हैं, संघर्ष विराम की, कोई संघर्ष विराम नहीं है। तो हमारा पहले दिन से स्टैंड था। हमने स्ट्राइक करने के बाद डीजीएमओ टू डीजीएमओ फर्स्ट डे ही बात की थी कि हमने ये अचीव कर लिया है, आगे से आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम उसका जवाब देंगे। उन्होंने बोला कि नहीं, हमारी तरफ से आपको प्रोपोर्शनेट जवाब मिलेगा। हम उसके लिए तैयार थे और उस जवाब को हमने प्रोपोर्शनेट नहीं, ऐसा मल्टी प्रोपोर्शनेट करके हमने जवाब दिया कि पाकिस्तान उससे बिल्कुल हैरत में आ गया। और और जहां तक ट्रम्प साहब की बात है कि ट्रम्प साहब ने मीडिएशन किया नहीं किया, हमने तो एक्सेप्ट नहीं किया ना। मोदी जी ने अपने स्टेटमेंट में कहीं नहीं कहा। अब पाकिस्तान तो 1971 को भी अपने आप को विनर बताता है, वो तो अपने अपने यहाँ आज भी अपने यहाँ रैली निकाल रहा है। तो कोई क्या कह रहा है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारा स्टैंड वही है कि डीजीएमओ के थ्रू पाकिस्तान गिड़गिड़ाया कि भाई अब माफ कर दो, अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब रोक दो इसको। हमने उसको रोक दिया। तो आगे ये जो लेसन है, ये पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में, चाहे पाकिस्तान बदला नहीं बदला, बट कुछ समय तक जरूर बदलेगा। फ्यूचर की गारंटी तो पाकिस्तान जैसा मस्खरा और रोग नेशन है उसकी कोई नहीं ले सकता। लेकिन इसका ये जो मैसेज है, ये पाकिस्तान ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को इंडिया की तरफ से चला गया ठीक है है सर। और ये आने वाले दिनों तक इसकी गूंज सुनाई देगी। ये मैसेज गया है पूरे वर्ल्ड को, पाकिस्तान को भी गया, वर्ल्ड को भी गया। आर के भार्गव जी, आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का हिस्सा रहे हैं, फॉर्मर डीआईजी रहे हैं बीएसएफ के। क्या भारत पाकिस्तान के सर्वनाश की तरफ आगे बढ़ गया था, जो बीच में डोनाल्ड ट्रंप को अपना ट्वीट के जरिए, एक्सपोज के जरिए आना पड़ा? या फिर आपको लगता है कि अभी जो स्थिति है, हम वो अचीव नहीं कर पाए कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से उसके गलत इरादों से दूर रख पाए? देखिए, शुरू में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक एक्शन लिया, वो एक्शन प्योरली उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो था आतंकवाद के खिलाफ स्ट्राइक करना। और उसके लिए उन्होंने जो आतंकवादियों के अड्डे थे उनके ऊपर अटैक किया, उनको विनाश किया, उनको तोड़ा और पाकिस्तान को ये बताया कि देखिए, हमारा टारगेट पाकिस्तान नहीं है, हमारा टारगेट आतंकियों के अड्डे हैं, आतंकियों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आतंकियों का वो हौसला है, या जो भी आतंकी है उनको मारने का है।
लेकिन पाकिस्तान ने उस हमले को, या जो भी हमारा उस समय एम था, उसके बदले में उसने हमारे ऊपर हमला किया। ये कह लीजिए कि हमारे ऊपर स्ट्राइक की उसने। हमने जो दूसरी वेव वहां पर दी, उसमें भी हमने उनके कहीं भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को या सिविल इंस्टॉलेशन को टारगेट डायरेक्ट नहीं किया। हाँ, हमारे कुछ वहां पर जो हमले हुए उसके आसपास हुए, लेकिन उसका मेन पर्पज ये था कि अगर हम जिस जगह पर हमने अभी हमला किया है हम उससे थोड़ा हट करके करेंगे तो आपके जो भी इंस्टॉलेशन है हम उनको टारगेट कर सकते हैं। पाकिस्तान ने उस मौके को भी नहीं लिया, बल्कि यूं कहें कि उसको गंवा दिया। और गंवाने के बाद उसने मेरे ख्याल से ये सोच करके कि हमारे पास एटम बम है और पता नहीं उनके बहुत चलते रहते हैं कि साहब एक पाकिस्तान का आर्मी 100 हिंदुस्तानी आर्मी वालों के बराबर है। तो उसमें उसने उसका जवाब दे करके सोचा कि शायद अब हिंदुस्तान पीछे हट जाएगा, दब जाएगा, जिसका जवाब फिर हमें उस भाषा में और उस इंटेंसिटी से देना पड़ा ताकि पाकिस्तान को ये चीज समझ में आए कि हम कोई मजाक नहीं कर रहे थे या हम कोई मखौल नहीं कर रहे थे। सर मुझे ये बताइए, क्योंकि आप बड़े अधिकारी रहे, स्टेबल पाकिस्तान भारत के लिए ठीक है या एक अनस्टेबल पाकिस्तान भारत के लिए ठीक है? देखिए, पड़ोस में जितनी आपकी शांति होगी वो आपके लिए हमेशा अच्छा है। लेकिन जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान के अंदर जो मेंटेलिटी है वो ऐसा नहीं है कि आज शुरू हुई है। जब 47 में आजाद हुआ था या कह लीजिए कि बंटवारा हुआ था, उस समय से ही वहां की पब्लिक के खिलाफ में उसके दिमाग में जहर भरता गया है। हमेशा कश्मीर को लेकर के कुछ हसीन सपने दिखाए गए, ये दिखाया गया है कि इंडिया एग्रेसर है, इंडिया के लिए नफरत उनके दिमाग में भरी गई है। और उस समय जो देखिए, बच्चा अगर 7-8 साल का है उसके दिमाग में ये भरा जाए तो आगे जाकर के उसके दिमाग में कोई चेंज नहीं आता है। आज की तारीख में पाकिस्तान वही है कि उसके दिमाग में हिंदुस्तान के खिलाफ एक जहर भरा हुआ है, और जब तक वो जहर नहीं खत्म हो तब तक आप समझे कि पाकिस्तान। तो मुझे लगता है कि वो जहर अभी भी नहीं निकला है, वो जहर अभी भी नहीं निकला है। लेकिन इससे पहले कि मैं डॉक्टर प्रियंका गुप्ता का रुख करूं, रमन मलिक, बहुत छोटे छोटे 2 सवाल आपसे करना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ये सीज फायर है, डॉक्टर एस जयशंकर सीज फायर का कोई जिक्र ही नहीं करते हैं। पहली बात, ये क्या है ये बताइए। क्या अगर सीज फायर ही है तो डॉक्टर प्रियंका गुप्ता ने एक सवाल रेस किया, ये दिल्ली ने तय किया, ये व्हाइट हाउस ने तय किया? तीसरा, अगर कुछ हुआ है तो क्या कोई शर्तें भी हैं? देखिए, भारत ने नोट पॉसिबल अपना औपचारिक स्टैंड जो है बड़ा स्पष्ट करा, चाहे वो पहला दिन हो जब मैसी साहब आए थे, या उसके बाद की कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई भी गोष्ठी हुई हो, या स्वयं प्रधानमंत्री का उद्बोधन था, कहीं भी सीज फायर लफ्ज का इस्तेमाल नहीं हुआ। वो मैं भी मानता हूं। एग्रीमेंट या अरेंजमेंट का इस्तेमाल हुआ है। और उसके बाद आपने ये देखा होगा कि आज इंस्टेड ऑफ 13 तारीख तक कॉम्बैट यूनिफॉर्म में थे हमारे सारे सेना अध्यक्ष और डीजीएमओ, आज एक चित्र आया जो राष्ट्रपति जी से मिले हैं सेना के अध्यक्ष तीनों और सीडीएस, उन्होंने तब ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, नॉन कॉम्बैट। हमने बहुत एक क्लियर संदेश भेजा है पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को कि ये द्विपक्षीय विषय है, इसमें भारत अपना मत रखता है और भारत अपने विवेक और विचार से ही काम करेगा। इसमें अरेंजमेंट जरूर हम किसी का सुन लेंगे, लेकिन इसमें मध्यस्थता की कोई जगह नहीं है। रमन जी, सारी बातें सही हैं। मेरे हिसाब से मैं जिस जनता के बीच में था, वो जनता से कहा गया कि जो जनता चाहती है वो होगा। जनता तो चाहती थी कि पीओके का मसला खत्म कर दिया जाए, हम इतने में क्यों रुके? क्या इसका ये सवाल आपके भी दिल में उठता है? देखिए, मेरे दिल में सवाल जो उठता है उसके साथ साथ एक विचार भी उठता है कि जहां मैं, आप और प्रियंका जी या बाकी लोग बैठे हैं, वो जो सेना में थे और आज नहीं है वो लोग भी, वो भी मेरी बात का उद्बोधन करें, उसको सेकंड करेंगे मेरी बात को, कि ऑन द ड्राइंग बोर्ड और टीवी के अंदर हम बैठ के डिस्कशन जो मर्जी कर लें, लेकिन जो सेना के वॉर रूम के अंदर डिस्कशन होती है उसकी ग्रेविटी और उसकी कॉम्प्लिकेशंस साधारणता हम लोग नहीं समझ पाएंगे। और मेरे ख्याल से उसके ऊपर
जो उनकी एक डिसीजन है उसके ऊपर सवाल उठाना या सोचना मेरे को नहीं लगता कि उचित नहीं, रहेगा। वाकई मैं सवाल नहीं उठा रहा रमन जी, मेरा तो ये है कि जनता के दिल में क्या था। आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ऐसी ही बात कही थी कि जनता ये जो चाहती जनता थी, चाहेगी वो हम जनता करेंगे। ये खैर, चाहती थी, मैं बड़ी खबर का जनता रुख ये कर रहा हूं। चाहती थी। एंटी ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र की टेस्टिंग की बात सामने आ रही है। ओडिशा में सेना ने एंटी ड्रोन सिस्टम की टेस्टिंग की है। सेना के सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी में 3 टेस्ट किए गए और 4 रॉकेट दागे गए। सभी ने टारगेट को हिट किया। भारत अपने ही अस्त्र मेक इन इंडिया पर जा रहा है, जहां पर एंटी ड्रोन सिस्टम में 4 रॉकेट की टेस्टिंग की गई और सभी रॉकेट हवा में जाकर अपने टारगेट पर लगे हैं। एक बड़ा कदम, एक बड़ी पहल भारत के स्वावलंबी होने की और आत्मनिर्भर होने की तरफ। बड़ी खबर, ओडिशा में सेना ने एंटी ड्रोन सिस्टम की टेस्टिंग की है। डॉक्टर प्रियंका मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर प्रियंका, भारत कोशिश कर रहा है कि भारत वो हथियार अब अपने पास रखे जो हथियार भारत को आत्मनिर्भर भी बनाए और ऐसे हालात पड़ने पर किसी और का चेहरा देखने की तरफ मजबूर ना करें। इस पर भी बताएं। और रमन मलिक जी ने जो जवाब दिए हैं, क्योंकि आपके पूछे गए सवालों को उनके सामने मैंने रखा, तो उस पर आप क्या सोचती हैं? देखिए राजीव जी, मैं तो ये कहूंगी कि हिपोक्रेसी की सीमा होती है। अब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आतंकवादी का एक भी हमला होता है हम उसको युद्ध मानेंगे, और यहाँ बैठकर सारे लोग ये कह रहे हैं कि युद्ध तो है ही नहीं। अरे भाई, ये युद्ध नहीं है। आप खुद ही कह रहे हैं कि हमारे हमारे देश पे आतंकवादी एक भी हमला होता है तो हम उसे अपने युद्ध में कंसिडर करेंगे। वो हमारे बेकसूर लोगों को मार रहे हैं। बॉर्डर पे रहने वाले लोगों की हालत देखिए, उनके घरों की हालत देखिए। हमारे सैनिकों को मार दिया उन्होंने, वो वीर गति को प्राप्त हो गए। कितने लोग इस पूरे जो है उसमें कितने लोगों ने अपनी जानों को खोया है, और इसको हम युद्ध नहीं मान रहे। ठीक है, हम युद्ध नहीं मान रहे। अब जब हम लगातार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का डीजीएम वो पूरी तरीके से सरेंडर था, जब वो सरेंडर था तो व्हाई इट इज अनकंडीशनल। हमने अनकंडीशनल पूरी तरीके से सीज फायर कर दिया। क्यों कर दिया भाई? हम शर्त रख सकते थे ना, हम अब उन आतंकवादियों को मांग सकते थे जिन्होंने जो है पूरा पहलगाम का जो है घटना को अंजाम दिया था। उन 5 लोगों को मांग सकते थे। पर ठीक है, वो अपना डिसीजन हो सकता है। पर मैं फिर यही कहूंगी कि इसमें पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी को स्टैंड लेना होगा, या जयशंकर जी को स्टैंड लेना होगा कि भाई कोई नहीं होते आप, ये द्विपक्षीय ही रहेगा, ये कहीं से त्रिपक्षीय नहीं हो पाएगा। कोई भी किसी का इन्वॉल्वमेंट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बोलना होगा, ये खुलकर बोलना होगा, और ये इनको पूरी तरीके से एक मैसेज देना होगा। पर वो मैसेज अभी तक नहीं गया। मैसेज नहीं है। हम लगातार एज ए विपक्ष ये कह रहे हैं कि आप पूरी तरीके से एक सेशन बुलाइए, सेशन में डिस्कशन करिए। सारी चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारी देश की जनता को भी ये सब पता होना चाहिए कि अगर हम इन सारी चीजों को अपने संसद में नहीं डिस्कस करेंगे तो कहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आप ये सही कह रही हैं, आप सही सही कह टाइम रही है। हैं। एक राजनीतिक दल होने के नाते आप जो बात यहां पर उठा रही हैं कि ये चीजें संसद के फ्लोर पर आनी चाहिए और वहां पर ये चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। खैर, ये राजनीतिक नेतृत्व तय करेगा और बाकी उच्च पदों पर बैठे लोग तय करेंगे कि क्या होना है इसमें। लेकिन मैं एक बार फिर से अपनी देश के लिए जो हमारा एक कार्यक्रम देख रहे हैं, भारत ने एंटी ड्रोन सिस्टम, नाम इसका भार्गवास्त्र रखा गया है, जिसकी आज सफल टेस्टिंग कर ली है। ओडिशा में ये टेस्टिंग की गई। सेना ने एंटी ड्रोन सिस्टम की टेस्टिंग की है और ड्रोन जिस तरीके से 500 से ज्यादा ड्रोन एक रात में आए, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सेना के अधिकारी मौजूद रहे, 3 टेस्ट किए गए, 4 रॉकेट दागे गए और सभी रॉकेट्स ने अपने टारगेट को हिट किया। अगर पाकिस्तान रॉकेट ड्रोन भेजता है, मिसाइल दागता है, उनको अगर तबाह किया जाता है और अभी तक का इस्तेमाल कहा गया कि S-400 या बराक का इस्तेमाल किया गया, तो भार्गवास्त्र भारत का वो हथियार है जो अपना स्वनिर्मित बनाया हुआ है। मेजर जनरल JK बंसल, भार्गवास्त्र का टेस्ट होना और इस बात को ध्यान में रखना कि अभी कुछ दिन पहले हालात ऐसे पैदा हुए थे जब हमला किया था पाकिस्तान ने एक नंबर ऑफ ड्रोन्स के जरिए, कुछ मिसाइल्स के जरिए, उसको जीरो इन करना, न्यूट्रलाइज कर देना, खत्म कर देना। कितना अहम टेस्ट है ये डॉक्टर मेजर JK बंसल? देखिए, निरंतर जो है हमारे वर्जन बढ़ते रहते हैं। नागास्त्र हमारे पास पहले था, अभी ये कर लिया है। दूसरा D4 जिसको बोलते हैं ड्रोन डिटेक्ट, डिटर एंड डेस्ट्रॉय, ये हमारे पास 4 वाला था। तो इनको ये बढ़ता रहेगा और बढ़ते से ये सतत है, निरंतर है। और इसमें जो अभी इस युद्ध को ध्यान में रखते हुए और S-4 की जो है सफलता को देखते हुए हम S-4 खरीद रहे हैं, और
इसके अलावा S-400 के अलावा भी एक S-500 का भी जी हाँ, नया proposal वर्जन है। है। नया वर्जन जो रशिया के साथ कोलैबोरेट करके वो इंडिया में बनाया जाएगा और उसकी जो मारक क्षमता है वो डबल है S-400 से। तो ये सारे निरंतर जो है हमारा अब चलता रहेगा। और जो बाकी भी कहा है, और मैं भी इस चीज को कहूंगा कि हमें अपना सेना का बजट भी बढ़ाना चाहिए, कि जिससे जो है परिस्थितियों को देखते हुए हमारी सेना और सशक्त हो जाए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मैं 30 साल उस ऑर्गेनाइजेशन में रहा हूँ। वहां पर हमारे पास में बड़े अच्छे साइंटिस्ट हैं और जो लगातार बराबर हर चीज को करते रहते हैं, बनाते रहते हैं। ये जब पहली बार 89 में अग्नि मिसाइल फायर हुई थी, तो ये वहां पर हुई थी बालासुर में, चांदीपुर जगह है। फिर उसके बाद में ये जो कलाम आइलैंड है उसमें होती रही। तो ये जो लगातार हमारा जो अभी, आपको ये मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि अभी जो हमारा जो स्वदेशी शस्त्र को जो देखने के बाद में बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे कंट्रीज का इंटरेस्ट हुआ है। फिलीपींस के साथ में पहले जो है उन्होंने हम ऑर्डर दिया था ब्रह्मोस का। अभी वियतनाम, मलेशिया, चिली, UAE और साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज का भी इंटरेस्ट बढ़ गया है। सब जो है अब भारत की तरफ देख रहे हैं। हमारा 2.6 बिलियन का डॉलर्स का जो है एक्सपोर्ट है, तो इससे कई फायदे होंगे। हमारी जो है फॉरेन एक्सचेंज बचेगी। दूसरा सबसे बड़ी बात ये होती है कि युद्ध के दौरान में अनलिमिटेड सप्लाई चाहिए। अगर आप दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंड करते हैं तो वो कितना देता है कितना ही नहीं देता है, ये बड़ा मुश्किल है कहना। जब अपने कंट्री में है तो आप उसको दिन रात बढ़ा सकते हैं, दिन रात करके कितने भी आदमी लगा करके, मशीनों को लगा करके अपनी क्षमता को पूरा कर सकते हैं। तो जो आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो कदम है अभी जो, वो बहुत अच्छा है। और ये अभी दुनिया ने देख लिया है कि हमारा जो ये जो एक इससे बहुत अच्छा, बल्कि जो अभी हमारे जो डिफेंस के जो हैं वो शेयर बढ़ गए हैं और चाइना के कम हो गए हैं। तो इसलिए कि उनकी जो सारी मिसाइल वगैरह थी वो सब बेकार निकली। तो इसलिए अभी ये बहुत अच्छा है और भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है अपने फौज के हिसाब से भी और हमारे नहीं, हथियारों के रिसर्च मामले में डेवलपमेंट। तो कोई शक नहीं कि अगर आत्मनिर्भर कोई देश है तो उसकी स्थिति वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम उदाहरण यूक्रेन से ले सकते हैं कि जब रूस के साथ तनातनी चली तो यूक्रेन पूरी तरीके से निर्भर हो गया था कि उसके पास कहां से कितनी चीजें आ पाती हैं। तपेश चौधरी ग्रुप कैप्टन मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। तपेश जी, 9 आतंकी ठिकाने, बात कहना चाह जी रही जी थी जी मैं। बोलिए प्रियंका जी, डॉक्टर प्रियंका। देखिए, मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से बॉर्डर पर रहने वाले लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और स्पेशली देखा जाए तो पाकिस्तान ने पूरी तरीके से लोगों के घरों को टारगेट किया था। तो सबसे पहले हमें बंकर पे भी पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। इनविजिबल बंकर्स बनाए जाए ताकि हम सबसे पहले अपनी जनता को सेव कर सकें। दूसरी चीज, आर्मी में भी खाली जो पद पड़े हैं, जो लगातार डिस्कशन का मुद्दा है, 1,80,000 जो पद खाली पड़े हैं उनको भरा जाए। तीसरी चीज, अग्निवीर की जगह परमानेंट जो हमारे जो सैनिक होते हैं उनकी भर्ती की जाए। ये सारे मुद्दे हैं। हम मानते हैं कि हथियार हमारी जरूरत है, पर सेना और सेना को मजबूत करना और हमारे लोगों को सुरक्षित करना ये भी उतना ही जरूरी है जितना बाकी चीजें जरूरी मैं है। एकदम मानता हूं, आपकी सारी बातें मानता हूं जो आप कह रही हैं, क्योंकि आप भी इस देश की नागरिक हैं और आपके भी दिमाग में देश की सुरक्षा सर्वोपरि हमेशा बनी रहती होगी, इसमें कोई शक नहीं है। तपेश जी, मैं आपका रुख कर लेता हूं। 9 आतंकी ठिकानों पर मार की गई थी, लेकिन 12 अभी भी बचे हैं। पाकिस्तान में गड़ी हबीबुल्ला है, बतरासी, बालाकोट, ओगी और बोई है, और पीओके में सिंसा, गुलपुर, बराली, ढूंगी, छेलाबंदी, अब्दुल्ला बिन मसूद और ढुलाई इस वक्त मौजूद हैं। क्या इतने ज्यादा जो एरिया अभी भारत के पास बचे हैं जहां पर पाकिस्तान ये फौज एक बार फिर से तैयार कर सकता है? मैं फिर उसी जगह पर आ रहा हूं, पता नहीं क्यों घूम के, इस बात को मत समझिएगा कि मैं वहां पर ला रहा हूं। कहीं बहुत मेरा मन उन थिंकर्स के बराबर शायद नहीं सोचता होगा, लेकिन लगता है ऐसा है कि शायद हम अभी और आगे बढ़ सकते थे, पीओके में मौजूद इन भी ठिकानों को खत्म कर सकते थे और उसके बाद हम अपनी शर्तों पर चीजों को सेटल करते। तपेश जी, तो राजीव जी, एक सवाल आपने, मैं आपकी इस बात का भी जवाब दूंगा। एक सवाल आपने पूछा था कि आपको अनस्टेबल पाकिस्तान चाहिए या स्टेबल पाकिस्तान चाहिए। मैं इस सवाल का जवाब आपसे मांगता हूं कि आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, आप अपने पड़ोस में किसी गुंडा एलिमेंट को देखना चाहेंगे क्या? कोई
रोग एलिमेंट जो रोज नाटक करता हो। नहीं, एकदम आप सही कह रहे हैं, किसी हालत में नहीं देखना चाहूंगा। उसी लिए तो सवाल पूरा- मेरे दिमाग में आता है कि हम अपर हैंड लिए हुए थे, 5 टुकड़े पाकिस्तान के तय हैं, भारत को बस वहां पर अपनी कोशिश करनी थी। बलूचिस्तान अपनी तरफ से है, सिंध पहले से लगा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वो अफगानिस्तान कहता है मेरा है, ईस्ट पंजाब बचता भारत ये कोशिश अगर करता तो। क्या मेरी सोच गलत है तपेश जी? नहीं, ये मैं इसको आपके सेंटिमेंट्स मान सकता हूं कि सेंटिमेंट्स तो पब्लिक के ऐसे ही होते हैं। अगर हम डिफेंस के प्लान्स की जानकारी रखें थोड़ी सी, और किस तरह से डिफेंस के लोग लड़ते हैं या जिस तरह से डिफेंस के प्लान बनते हैं, एक्चुअली ऑब्जेक्टिव्स वॉर में बनाए जाते हैं। कोई भी वॉर जो लड़ा जाता है ना, एम के ऊपर लड़ा जाता है, और वॉर का उद्देश्य होता है कि अपनी विल को दुश्मन पे थोपना, और उसके लिए हमें एक ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ता है कि हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव रहेगा। फिर वॉर जैसे जैसे आगे बढ़ता है हम थोड़े थोड़े लेकिन हम ये objectives भी को तो कह modify- रहे हैं कि ये वॉर नहीं है। नहीं, मैं वही तो उसी पे आ रहा हूँ। तो अगर हम जो आप कह रहे हैं अगर हमें वो अचीव करना होता, फिर तो हमें फुल फ्लेज्ड वॉर लड़ना था बिना, और वो वॉर जैसे हमने कारगिल में लड़ा था, कम से कम 50 दिन लड़ना था, तब जाके वो अचीव होता। तो जो मेजर जनरल बंसल ने भी कहा कि हम एक इकोनॉमी है, हम रोग नेशन नहीं है, ठीक है, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो वो तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब भी कोई वॉर लड़ा जाता है उससे हमें कोई फायदा नहीं होता। इस बात की भी क्या गारंटी हम बलूचिस्तान को अलग कर देंगे और पीओके को ले लेंगे, उसके बाद भी हम इन टेररिस्ट से नहीं लड़ना पड़ेगा हमें? ये भी तो कोई गारंटी नहीं है ना। और इसीलिए ये जो आईएमएफ का लोन है या जो भी सपोर्ट बाकी कंट्रीज कर रहे हैं या अमेरिका कर रहा है, चाइना कर रहा है, सब इसी चक्कर में है कि पाकिस्तान उस लेवल तक ना टूट जाए कि वहां टेररिस्ट के हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स आ जाए। पाकिस्तान की स्टेबिलिटी सभी को चाहिए। ये जो बीच बीच में लोन देके और सपोर्ट देके जो किया जाता है, ये उसी वजह से है। दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं बार बार क्या हमको नहीं जाना चाहिए था। देखिए, हमारा जो भी कभी भी कोई भी ऑपरेशन प्लान होता है, या तो वो रिएक्टिव होता है, अगर वो एक्टिव ऑपरेशन होता है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ता है। आप वॉर में डेली ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं कर सकते। आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को आप उसके हिसाब से टैक्टिक्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन आपका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। तो हमने शुरुआत ही अपने किसी ऑब्जेक्टिव से की, और अगर हम 2 दिन बाद कहीं और पहुंच गए और फिर सब लोग कहने लगे नहीं अब पीओके ले लो, तो अब पीओके का ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, फिर बोला पीओके ले लो, बलूचिस्तान ले लो। ऐसे वॉर नहीं लड़े जाते। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सेंटीमेंट्स अपनी जगह पे हैं, हमें फ्यूचर भी देखना है। हमारे जैसे माइंड्स जिन्होंने ये डिसाइड किया, जो फौजी लोग या जनरल्स और मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर वहां बैठे, उन्होंने भी ये सब बातों पे डेफिनेटली डिस्कशन हुआ होगा। और जो मुझे ये पूरा भरोसा है कि इस देश के हित में जो भी रहा होगा वो डिसीजन लिया गया। और मेरी पर्सनल ओपिनियन भी है कि जो ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना था हमें कर लिया, हमें इससे ज्यादा नहीं, escalate इस ना इस करना बात था इस और बात ना से ही तो करना मैं भी चाहिए। इत्तेफाक रखता हूं कि जिन्होंने ये चीजें तय की वो मुझसे कहीं ज्यादा इस बारे में एक्सपर्ट हैं, हम सबसे कहीं ज्यादा, और उन्होंने देश के भले के लिए सारी चीजें सोची होंगी। लेकिन आर के भार्गव जी मेरे साथ फॉरवर्ड डीआईजी बीएसएफ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जैसा तपेश जी कह रहे थे, क्या मैं उससे ये इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकता हूं कि हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम पीओके तक जाने की कोशिश करेंगे? अभी जो रिटेलिएशन कर रहे थे, जैसे वॉर भी हम नहीं कह रहे हैं, हमने जो रिटेलिएशन किया उसमें पीओके के बारे में नहीं सोचा, ऑब्जेक्ट एक बार तय कर लिया था, उसको हम चेंज बार बार नहीं कर सकते हैं। क्या यही इंडिकेशन था कि हमें केवल रिटेलिएशन में बस टेररिस्ट लॉन्च पैड तबाह करने हैं और बाद में जो कुछ भी हुआ उसमें 11 एयर बेसेस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस? देखिए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बताया ना कि ऑब्जेक्टिव उनका क्या था, पाकिस्तान को एक लेसन देना कि तुम अपनी ये आतंकवादी कार्रवाइयों को बंद करो। मेन हमारा एम उस समय तक यही था, उसके अंदर पीओके कहीं भी नहीं था। और एक बात बताऊं, बाकी पब्लिक के लिए तो कुछ भी कहना, सोचना कि आपने ये क्यों नहीं कर दिया, बल्कि जब 22 तारीख को ये आतंकी घटना हुई थी, कुछ लोग तो ये थे कि भाई पाकिस्तान के ऊपर अभी चढ़ाई कर देनी चाहिए। तो पब्लिक सेंटीमेंट अपनी जगह होते हैं, क्योंकि उनको उस सच्चाई के बारे में नहीं पता होता है जो युद्ध में जाते समय या किसी दूसरे देश के ऊपर किसी भी तरह का मिलिट्री एक्शन करते समय जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है। देखिए, मैं तो आप बताऊं आपको, जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई थी तो उस समय कितना टाइम लिया था हिंदुस्तान ने तैयारी के लिए? इट वॉज मोर देन 6 मंथ। यानी मार्च में ये हुआ था। हमारे जो जनरल मानेकशॉ सैम मानेकशॉ की बात आप कर रहे हैं? सैम मानेकशॉ की मैं बात कर रहा हूँ।
कि इंदिरा गांधी ने कहा था अटैक करने के लिए, उन्होंने मना कर हाँ, दिया कि नहीं कर सकते, इंदिरा जी और हमें जगजीवन तैयारी राम जी चाहिए। जो रक्षा मंत्री थे वो तय तय कर रहे थे। हाँ, तो ये देखिए, इसके बाद अगर हम बिना सोचे समझे चढ़ जाते हैं तो देखिए यूक्रेन और रशिया का भी आपके सामने एक एग्जाम्पल मौजूद है। मेरे ख्याल से रशिया ने शायद सोचा था हम 2-3 दिन में यूक्रेन को निपटा देंगे, यूक्रेन अपने घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन आज रशिया यूक्रेन के ऊपर लड़ा है तो देखिए वहां करीब करीब जो 3 साल होने जा रहे हैं वो उससे बाहर नहीं निकल पाया है। और रशिया की इकोनॉमी का आज क्या हाल हुआ है। यूक्रेन के जहां 100 लाख डॉलर का खर्चा हुआ लड़ाई पे, वहां पर रशिया ने करीब करीब 180 लाख डॉलर जो है उसके खर्च हो गए, यानी यूक्रेन से उसका डबल खर्चा चल रहा है। उसी तरह से अगर हम सोचें कि हिंदुस्तान में हम भी अगर पीओके के लिए जाते, और पीओके की लड़ाई कहीं ज्यादा डिफिकल्ट है, पहाड़ी इलाका है, उसके अंदर जो डिफेंसेस हैं बहुत लंबे समय से पूरी मैच्योर हो चुकी हैं, उनको खत्म करना इतना आसान नहीं है, उनको न्यूट्रलाइज करना इतना आसान नहीं है। तो वहां पर की लड़ाई में अगर हम उलझ जाते तो हम कह नहीं सकते कि हमारे लिए निकलने का रास्ता क्या होता और कितना समय लगता। तो इसलिए ये कहना कि हाँ पीओके हमारा टारगेट था नहीं था, मेरे ख्याल से पीओके हमारा कभी भी इसमें उसका हमारा टारगेट नहीं था, या हमारा एम पे वो नहीं था कि हमने पीओके की तरफ जाना है या पीओके की तरफ बढ़ना है। जी, और ये सही वक्त भी नहीं है अभी। मैं आ रहा हूं रमन जी आपके पास आ रहा हूं। रमन जी अभी तक जिससे भी बात हुई है, सभी हमारे साथ पैनल में इस बात को तो मानते हैं कि जो कुछ भी भारत ने अभी किया है वो सबक कुछ दिन के लिए तो याद रख सकता है, पाकिस्तान हमेशा के लिए याद रखेगा ऐसा इतिहास नहीं है। यानी पाकिस्तान एक बार फिर उसी रूप में आएगा, एक बार फिर वही करेगा। हमारी तरफ से अब मांग होने लगी है कि पाकिस्तान पीओके खाली करे। क्या पाकिस्तान का विनाश या सर्वनाश या उसको खत्म करना मोदी सरकार या भारत सरकार के दिमाग में इस वक्त है? क्योंकि पाकिस्तान ये कार्रवाई करेगा ही करेगा, इसमें सभी एकमत हैं, और सरकार कह चुकी है कोई भी एक्ट ऑफ टेरर एक्ट ऑफ वॉर होगा। क्या हम बहुत जल्दी ये देखेंगे? पाकिस्तान, हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारी चीजें हैं, उसमें लिखा हुआ है, एक राक्षस का वर्णन है, भस्मासुर। पाकिस्तान भस्मासुर है, वो अपने आप को खत्म जरूर करेगा, इसकी गारंटी दे सकते हो। और किस चीज की दो या ना दो, उसकी गारंटी जरूर दे सकते हो, क्योंकि उसको एक आदत है कि वो अपने आप को अपने से बड़ा समझता है और उस भूलेखे में ही जीता है। देखिए, मैं तो इतनी सी बात बोलूंगा कि ये एक टेम्परेरी पॉज था। ऑपरेशन सिंदूर ओवर नहीं है, विजिल नीचे नहीं है। कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म जो वहां से उत्पन्न होगा, जिसका उद्गम स्थान वहां से आएगा, जिसको वहां से हैंडल करा जाएगा, वो एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और उसको उसी तरीके से हैंडल करा जाएगा। हाँ, मेरा इतना जरूर मानना है कि लेट जनरल बिपिन रावत साहब एक चीज बहुत प्रसिद्ध रूप से बोल गए हैं कि भारत को 2.5 वॉर के लिए तैयार होना चाहिए, 2.5 फ्रंट। और मैं सलाम करता हूं उस व्यक्ति की आइडियोलॉजी को, उस व्यक्ति के दूरदृष्टता को। आज भी आपको दिखा होगा बहुत सारे लोग वो ढैये जो हैं, जो 2.5 वाला जो हिस्सा है, वो बहुत एक्टिव होके काम किए। हमारे को सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि उस 0.5 को आइडेंटिफाई करें। हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, हमारे सोचने के तरीके अलग हो सकते हैं, हमारे बात करने के तरीके अलग हो सकते हैं, हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन हमारा नेशन एक। उस एक नेशन के लिए जो भीतर बैठा हुआ दीमक है उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, और उसके ऊपर हम सबको एक मत रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आज भी मैं बड़े स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं आपके चैनल पे कि एक ये अरेंजमेंट है, एग्रीमेंट है, ये कोई सीज फायर या कुछ नहीं है। ये द्विपक्षीय ही रहेगा विषय, ये कभी भी बहुपक्षीय नहीं बनेगा। तीसरी चीज, पानी के ऊपर और ट्रेड के ऊपर कोई टॉक्स नहीं होंगी जब तक कि टेररिज्म का टी खत्म नहीं होता। इसके अलावा भारत की अब एक और पॉलिसी बहुत क्लियर है, तुम टेररिज्म करोगे हम तुमको आतंकित करके छोड़ेंगे।
बस। डॉक्टर प्रियंका गुप्ता, आपका जवाब। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को अपने नेताओं मंत्रियों को समझाना चाहिए। जिस तरीके से इनके एक मंत्री विजय शाह, जो हमारी एक कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, उनके लिए आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये शर्मनाक भी है। और पूरी तरीके से पूरा देश जिस तरीके से एक सेना को देखता है, एक सेना के शौर्य को देखता है, सेना के गौरव को देखता है, और सेना के जो लोग होते हैं पूरी तरीके से अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। देश की सीमाओं की सुरक्षा की उनकी जिम्मेदारी होती है। वो अधिकतम टेम्परेचर पर काम करते हैं, माइनस के टेम्परेचर पर काम करते हैं। ऐसे लोगों को कम से कम अपना मुंह बंद रखना चाहिए और ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल देना चाहिए। सीधे सीधे मैं तो कहती हूँ, ये पूरी तरीके से विश्वासघात है, देशद्रोह है। सेना के खिलाफ बोलने वालों को कोई किसी तरीके से माफ नहीं करेगा ये देश। और सबसे बड़ी बात चीज है कि बीजेपी को अपने आईटी ट्रोलर को भी पूरी तरीके से समझाना चाहिए। जिस तरह से कभी वो विदेश सचिव के पीछे पड़ जाते हैं, तो कभी जो है हमारी जो हिमांशी थी जिसने अपने पति को खोया, पूरी तरीके से आतंकवादी हमले को सहा, उसने उसने घंटों उस दर्द को महसूस किया, और उसको कभी ट्रोल करने पहुंच जाते हैं। तो ये है क्या हमारे देश में? हमारे देश में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो इसको पाल और पोस रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इस तरह की भावनाओं को भड़काते हैं। लोगों के अंदर जो है पूरी तरीके से एक बंटवारे की जो भावना होती है उसको डालने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहले अपने अंदर, अपने देश के अंदर जो ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा ओढ़े हुए हैं, उनको भी बेनकाब करना चाहिए और पूरी तरीके से उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उस पर चुप्पी नहीं साध लेनी चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार हर मुद्दे पर चुप्पी साध लेती है, चाहे वो जो है आप देखिए कि महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे वो देख लीजिए किसी तरीके से भाषा खड़गे के ऊपर, चन्नी के ऊपर, अजय राय के ऊपर, इन सब के ऊपर, या सिद्धि नहीं, रमैया इनके हैं, ऊपर उनके ऊपर क्या करना सेना चाहिए? की किसी महिला के ऊपर अपशब्द हैं क्या? अरे क्या अपशब्द उन्होंने बोले? बहन ही तो बोला था। अच्छा, किसकी बहन बोला था साहब? किसकी बहन बोला था? आप तो उनसे भी ज्यादा निकल रहे हैं भाई साहब। कम से कम शर्म नहीं, करिए। क्या क्या जब बोला है? नहीं, किसकी बहन बोला था उन्होंने? किसकी बहन अरे बोला तो था बहन उन्होंने? ही तो बोलेंगे, हम अरे तो ये किसकी थोड़ी बहन बोलेंगे कि बोलेंगे? वहां ब्याह दी है हमने बेटी। नहीं नहीं, किसकी बहन बोलेंगे? बयान अरे सुनाए हमने आपने, बहन ही सुनाइए बोला। राजीव जी को बयान सुनाइए। देखिए, पूरा ये जो देश, बात पूरा आप देश करने की आग उगल कोशिश रहा कर रही है, हैं, आपको समझ नहीं आ मैं रही है, बड़े इसकी आराम भाषा से नहीं समझ बिना में आ रही है राजनीतिक आपको। बात करे मैं चाहता नहीं था नहीं कि ये राजीव जी, गड़बड़ी बयान नहीं हो। सुनाइए जरा आप इनको। ये बताइए, चन्नी जी इनके ने जो कान खुल बोला जाए कि कि क्या कहाँ है कर रहे हैं प्रूफ, ये वो लोग। क्या है? बेशर्मी की हद होती है, यहाँ बैठ के उसको अरे उसको बेशर्मी आप आप पूरी लोगों को तरीके से, आती है? बेशर्मी है बेशर्मी ये। के हद आप लोग हैं। ये है आप मेरे को ये बेशर्मी। हाई बताइए, कोर्ट ये ने चन्नी एक्शन ने लिया क्या बोला उनके था? ऊपर। क्या हाई बोला था कोर्ट चन्नी ने ने? एक्शन लिया है। क्या आपको बोला समझ था में आ रहा चन्नी है ने? कि आप किसकी चन्नी पैरवी ने कर क्या रहे बोला हैं था, आप देश ये के? बताइए। आपको समझ में आ रहा है आप किसकी पैरवी कर आपको रहे हैं? समझ में आ रहा है चन्नी हाई ने क्या कोर्ट बोला ने था? एक्शन लिया है उनके ऊपर। पूरा देश, आप सोशल मीडिया पे हैं कि नहीं है मुझे नहीं पता, पर आपको देखना चाहिए कि इस देश की भावनाएं क्या है। आप यहाँ पे बैठ के किसको हमारे को सपोर्ट देश की करते हैं? भावनाएं पता है, आपको नहीं पता है। जो अरे चन्नी ने भाई बोला वो राजीव जी, क्या इनको बोला? समझाइए ये किस तरह की एक बहस पूर्व कर रहे मुख्यमंत्री हैं ये कि बोलता है बिना कि सिर हमारी पैर की सेना बहस ने कर क्या रहे करा, मेरे चलिए, साथ। वहां कौवा नहीं, मरा बिना या सिर क्या पैर की हुआ, बहस सब मत करिए पूछ आप लो। मुझसे। मेरी मेरी क्या बहस करना इस है मेरी आपको? बहस नहीं इस पता पर है तो नहीं कम से कम थी। चुप रहिए। मेरी बहस इस पर नहीं थी, लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि जब भी ऐसे बयान ऐसे किसी हालात में दिए जाते हैं, शब्दों को चबा कर बोलना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि प्रवक्ता इन चीजों के लिए जाने जाते हैं। उनके लिए उनके जरिए निकल रहे शब्द क्या असर डालेंगे। और जो भी चन्नी की बात हो या फिर शाह साहब की बात हो, दोनों के मुंह से जो शब्द निकले हैं मैंने सुने हैं, और मैं वाकई कहूंगा कि शब्दों की मर्यादा संभालने की बहुत जरूरत है। जेके बंसल साहब, मैं आपका रुख करूंगा, आप संक्षेप में आप लोगों से बात करूंगा। क्या भारत पाकिस्तान को तोड़ सकता है? क्योंकि आप लोग का भी मानना है पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। एक्ट ऑफ टेरर एक्ट ऑफ वॉर कहलाएगा, लेकिन एक्ट ऑफ टेरर की परिभाषा भी अब तक स्पष्ट नहीं है। क्या हम एक और बड़े आतंकी कारनामे का इंतजार करें और आंसू बहाएं, उसके बाद पाकिस्तान के साथ ऐसा हो? देखिए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल सब शब्दों में बोल दिया है तीन चीजें। एक तो जो है, अगर आगे आगे से कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो उसका रिस्पॉन्स इस तरह से दिया जाएगा कि न्यू नॉर्मल हो गया है सिंदूर ऑपरेशन। और ये कहा ही नहीं गया, हो गया है, तो पाकिस्तान को अब ये समझ में आ गया है कितना। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये जो जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल है उसकी आड़ में आतंकियों को आप नहीं पाल सकते। तीसरा, उन्होंने ये कहा है कि हम जो है आतंक सरकार और टेररिस्ट को दोनों को अलग से नहीं देखते। कहने का मतलब ये है कि अगर टेररिस्ट का अटैक होता है तो इसका मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट का अटैक है। अब उनके ऊपर में गवर्नमेंट में आप ठीक है, उनकी मिलिट्री ले लीजिए, सबको किया जाएगा। और मैं एक बस इतना कहना चाहूंगा कि ग्रुप कैप्टन जो चौधरी साहब और जो डीआईजी साहब हैं, इन्होंने बिल्कुल सही समझाया है कि जो लड़ाई है वो अपने हिसाब से लड़ी जाती है। अब जो
पहले भी एकदम से सब लोगों का ये था, सेंटीमेंट्स होते हैं, लेकिन सेंटीमेंट पे जाकर के कोई भी काम करना उचित नहीं है। और सामने उदाहरण जो है दिया है रूस और यूक्रेन का, तो जो भी कुछ ये हुआ है ये बिल्कुल ठीक हुआ है। और जहां तक रहा पीओके का, तो पीओके तो अपने आप ही अभी आ जाएगा। जिस तरह से जो है अभी बलूचिस्तान में हो रहा है, ऐसे ही अभी पीओके में भी उससे नहीं, विद्रोह हो जाएगा। आप एकदम सही कह रहे हैं। भारत अपनी प्राथमिकताएं स्वयं तय करेगा, कोई और तय नहीं करेगा। भारत जो कहेगा, भारतवासी होने के नाते हम सबको उस पर यकीन करना भी आवश्यक है। लेकिन फिर खुद को दुनिया का झंडा बरदार कहने वाला अमेरिका अपनी तरफ से उन शब्दों का इस्तेमाल क्यों करता है, राष्ट्रपति की तरफ से क्यों कहता है कि सीजफायर कराने में उसका योगदान रहा, यह जरूर बीच में अपनी वाहवाही लूटने की कोशिश नजर आती। खैर, आप सब मेरे साथ जुड़े, आप सब ने बहुत सारे मुद्दों को उठाया। उम्मीद है इनके भी सवाल जवाब मिलेंगे और हमारा पड़ोसी अब उस हालत को समझेगा कि अगर उसने हमारे देश के नागरिकों के साथ कुछ गलत किया तो सजा बहुत बड़ी मिल सकती है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।